नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर किए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमित शाह ने असम में नए विधानसभा भवन की रखी नींव, 825 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अजीत पवार के निधन पर सियासत तेज, संजय राउत का बड़ा बयान, 15 से 20 दिन राजनीति बंद हो, इंसानियत जिंदा रहे। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, बोले लखेंद्र पासवान, कहा शिक्षा सबका अधिकार, सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई। सूरत में नकली ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स का बड़ा रैकेट बेनकाब, ऑनलाइन बेचने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, लाखों का माल जब्त। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ की विरासत और स्वाद का लिया अनुभव, ऐतिहासिक स्थलों के बाद चाय पर हुई खास मेजबानी। बिहार सरकार में गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी समेत राज्य सरकार ने आखिरकार ये स्वीकार कर लिया है कि पटना के शंभूगज हॉस्टल में जिस तरीके से नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत हुई, वो असल में मौत नहीं थी बल्कि आत्महत्या थी। ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। ये कहीं ना कहीं जानकारी अब सामने आ रही है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हम सम्राट चौधरी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्र की हत्या के मामले में सीबीआई से जांच का आग्रह किया गया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन जो है वो निश्चित तौर पर किया जाएगा, सम्राट चौधरी ने कहा है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने का जो आग्रह है वो किया गया है। अब सरकार सीबीआई को जांच सौंपने वाली है, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। पहले बिना देर के आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले पर बीजेपी और आरजेडी का क्या कहना है। उसके बाद ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे बिहार ब्यूरो हेड एस के राजीव जी से, लेकिन उससे पहले सुनिए दोनों बयान। के स्तर से बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नीट छात्रा के मामले पर जिस तरह से जांच प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से जांच चल रहा है, ऐसा लगता है कि बिहार में जो सरकार है वो ना बेटी बचाना चाहती है और ना बेटी को पढ़ने देना चाहती है। क्योंकि नीट छात्रा के मामले के बाद जिस तरह से सभी अभिभावकों में इस बात का डर है कि हमारी बेटी पढ़ने गई है, सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, और अगर उसके साथ कोई वाकया हो गया तो सरकार जांच में उन अभियुक्तों को पकड़ने का काम करेगी कि नहीं करेगी, ये डर लोगों में समा गया है। और स्पष्ट रूप से सरकार की कार्यप्रणाली, शासन की कार्यप्रणाली और नीट छात्रा के माता पिता के बयान के बाद ये समझ में आ रहा है कि बिहार में जो सरकार चल रही है, ये जो नारा देते हैं, ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, इस मामले में तो ऐसा लग रहा है कि सरकार अभियुक्तों को बचाने पर लगी हुई है। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया है कि बेटियों के न्याय पर कोई समझौता नहीं होगा। पटना में नीट छात्रा की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर उन्होंने यह साबित कर दिया कि सुशासन शब्द नहीं, संकल्प है। यह वही सरकार है जो दोषी चाहे कितना भी रसूखदार हो, उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा करती है। जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि न्याय की सबसे मजबूत आवाज खुद नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में कानून का राज है और रहेगा। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के स्तर से जी, तो सम्राट चौधरी जो कि गृह मंत्री हैं बिहार के, उनके द्वारा पहले एक्स पर पोस्ट किया जाता है और उसके बाद जानकारी सामने आती है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं बिहार ब्यूरो हेड एस के राजीव जी, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। राजीव जी, एक तो वैसे ही ये जो मामला है लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा था, सरकार पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे, और अब ऐसे में सम्राट चौधरी द्वारा ये एक्स पर पोस्ट किया जाना, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी, क्या कहा जा सकता है कि सरकार सख्ती बरतने वाली है अब इस पूरे मामले में? नहीं, देखिए जयंती, दरअसल में 8 जनवरी को जहानाबाद की एक बच्ची थी, उसकी जो है वो मौत हो जाती है एक अस्पताल में, और उसके बाद भारी हंगामा जो है इस घटना को लेकर के न सिर्फ पटना बल्कि जहानाबाद में भी होता है। और जो पीड़ित पक्ष है वो ये आरोप लगा रहा है कि इस पूरे मामले में कई सफेद पोस्ट हैं जिनको कि पुलिस जो है वो जानबूझ करके बचा रही है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से एसआईटी का गठन जो है वो किया जाता है, लेकिन एसआईटी भी पूरे तरीके से वो निष्पक्ष जांच जो है वो नहीं कर पाती है। हालांकि इस बात की पुष्टि हो गई है कि उस बच्ची के साथ जो है वो सामूहिक तौर पर दुष्कर्म किया गया था और उसके बाद उसकी मौत हुई थी।
लेकिन जब सरकार को यह लगा कि उनकी भारी फजीहत हो रही है, और आपको पता है कि परसों यानी कि सोमवार से विधिवत बिहार विधानमंडल का बजट सत्र जो है उसकी भी शुरुआत हो रही है, तो सरकार को यह लगा कि सड़क से लेकर के सदन तक सरकार जो है वो इस मुद्दे को लेकर गिरती दिख रही है, और जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो निश्चित तौर पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के भी कई विधायक इसको लेकर के जोरदार हंगामा कर सकते हैं। लिहाजा आज सुबह लगभग 8:40 में सम्राट चौधरी का एक ट्वीट आता है, और उस ट्वीट में सम्राट चौधरी यह लिखते हैं कि इस पूरे मामले की सिफारिश जो है वो सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो की गई। देखिए, दरअसल में कल एक निजी कार्यक्रम में जब सम्राट चौधरी गए हुए थे तो वहां पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था, और उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि भाई एसआईटी के गठन के बाद भी अभी तक कोई भी निष्कर्ष जो है वो निकल कर सामने नहीं आया है, उसके बाद कल देर शाम यानी कि लगभग 8 बजे के करीब जो है वो चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और होम सेक्रेटरी की बैठक जो है वो सम्राट चौधरी बुलाते हैं, और उसके बाद से इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि संभवतः ये पूरा मामला जो है वो सीबीआई को दिया जा सकता है। और अंततः आज सुबह 8:40 में सम्राट चौधरी ने ट्वीट किया कि इस पूरे मामले की जांच की सिफारिश जो है वो सीबीआई से कराने के लिए विधिवत नीतीश कुमार ने कर दिया है, और इस पूरे मामले को लेकर वो प्रधानमंत्री से भी बात करेंगे, क्योंकि आपको ये पता है जयंती कि सीबीआई के पास पहले से ही इतने सारे केसेज होते हैं कि मुख्यमंत्री के लिखने के बावजूद सीबीआई तब तक किसी भी केस को टेक ओवर नहीं करती है जब तक गृह मंत्रालय का उस पर मोहर नहीं लगता है। तो अब मुख्यमंत्री ने यहाँ से विधिवत रिकमेंड कर दिया है, अब सबकी निगाहें जो है वो गृह मंत्रालय पर है या फिर पीएमओ पर है कि पीएमओ इस पर अपनी सहमति कब देता है, और उसके बाद फिर सीबीआई जांच की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। लेकिन कई सवाल जो है वो इसको लेकर जयंती उठने लगे हैं कि भाई क्या वाकई में बिहार पुलिस की जांच पर अब सरकार को खुद भरोसा नहीं है? क्या बिहार में एसआईटी का गठन करने के बावजूद जो अपराधी हैं वो अभी तक गिरफ्त से बाहर है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसमें जो हॉस्टल जो संचालक था मनीष, उसकी वो काफी रसूखदार व्यक्ति है और उसकी पहुंच जो है वो बहुत ऊपर तक है। ये एक बड़ा मामला हो सकता है। तो आखिर क्या वजह है कि खुद इस पूरे मामले में डीजीपी का इन्वॉल्वमेंट है, डीजीपी खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, गृह मंत्री सम्राट चौधरी खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एसआईटी जो है वो जांच रिपोर्ट पूरी तरीके से सरकार के पास सबमिट नहीं कर पाती है। इस बात की पुष्टि निश्चित तौर पर हो गई है कि लड़की के साथ जो है वो सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, लेकिन आखिर आरोपी कौन है इस बात की जानकारी अभी तक एसआईटी भी जो है वो जताने में आप कह सकते हैं कि विफल रही है, और यही वजह है कि अंततः मुख्यमंत्री को ये जांच जो है वो सीबीआई को सौंपना पड़ रहा है। राजीव जी, क्या ये कहा जा सकता है कि सरकार पर भी एक तरीके से बेहद दबाव पड़ा, उसके बाद ये बड़ा निर्णय लिया गया? क्योंकि एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन जैसा आपने कहा कि एसआईटी के गठन के बावजूद भी जो आश्वस्तता है वो नजर नहीं आई, आश्वस्त परिवार नहीं था, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आश्वस्त नहीं थे, जिसके बाद ये मामला जो है सीबीआई तक पहुंचाया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर मुझे याद है कि 9 जनवरी को जब उस बच्ची के शरीर को लेकर के, बॉडी को लेकर के जो उनके परिजन थे उन्होंने विधिवत पटना में प्रदर्शन भी किया था, फिर लाठियां भी चलाई गई थी उनके ऊपर पुलिस के द्वारा। तो ये मामला लगातार उस समय से जो है वो सुलगता रहा, और स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि जहानाबाद में और फिर पूरे बिहार में राज्यव्यापी आंदोलन बनाने की तैयारी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के की जा रही थी। और आप देखी भी होंगे जयंती, कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक खबर भी चलाया था कि किस तरीके से बिहार में नई सरकार बनने के बाद अपराध का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इवन की कल जानकारी मिली है कि समस्तीपुर में एक महिला को उसके घर के सामने गोली मार दी गई। आज से 2 दिन पहले एक लड़की के साथ जो है वो 3 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है। तो अभी तक जो हत्या और बलात्कार की घटनाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है, और इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष जो है इसको वो तुल दे रहा था। और चूंकि 2 तारीख से विधिवत सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है, तो सरकार जो है वो चारों तरफ से घिरती दिख रही थी, और सरकार को यह लग रहा था, चूंकि बजट सेशन है और बजट सेशन काफी महत्वपूर्ण होता है, और सरकार को ये लग रहा था कि हो सकता है कि विपक्ष के हंगामे की कहीं भेद न चढ़ जाए सदन। और यही वजह है कि आप कह सकते हैं कि विपक्ष के साथ साथ चारों तरफ से जो सरकार घिरती नजर आ रही थी, उसके दबाव के तले अंततः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई को जांच का जिम्मा दिया है। हालांकि अभी तक कंसेंट नहीं मिला है सीबीआई की तरफ से, अभी तक अप्रूवल केस का नहीं आया है कि वो इस पूरे केस को ले रही है, लेकिन इतना तय है कि चूंकि मुख्यमंत्री ने खुद लिखा है तो निश्चित तौर पर सीबीआई इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। लेकिन कुछ बिंदु और भी हैं जयंती में जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, दरअसल में घटना के 1 महीने लगभग होने जा रहे हैं, और 1 महीने में कई ऐसे सारे साक्ष्य होते हैं जो कि स्वतः जो है वो
वॉमिट हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर सीबीआई के लिए काम इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद सीबीआई को जब ये मामला दिया गया है तो उसके बाद कम से कम पीड़ित परिवार जो है, जो कि लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, उसको कम से कम राहत मिली है। और विपक्ष को भी, विपक्ष भी अब जो हंगामा करना चाह रहा था कि सदन के भीतर और बाहर वो हंगामा करे, आप कह सकते हैं कि उससे भी हो सकता है कि सत्ता को यानी कि सरकार को जो है वो थोड़ी सी राहत मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो जाहिर है कि फिलहाल ये जो पूरा मामला है सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया गया है। अब सीबीआई जब तक अप्रूवल नहीं दे देता तब तक इंतजार किया जा रहा है कि मामले की जांच आगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से करवाई जाती है या फिर नहीं करवाई जाती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में नए विधानसभा भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और बापू ने पूरे देश को आंदोलित कर भारत को स्वराज दिलाया था, जिसके लिए वो उन्हें नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से 5 विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन किया गया। अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने साल 2025 में असम को समावेशी राज्य बनाने की घोषणा की थी और डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। उन्होंने कांग्रेस सरकारों पर न सिर्फ घोषणाएं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बल्कि ये भी कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने वादों को जमीन पर उतारने का काम किया है। उन्होंने बताया कि 250 एकड़ भूमि पर असम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास किया गया है। बापू ने पूरे देश को आंदोलित कर हमें स्वराज दिलाया था। आज मैं पुण्यात्मा महात्मा गांधी जी को भी प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज यहां पर लगभग 825 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले मैं आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा को डिब्रूगढ़ की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने 2025 में घोषणा की कि आसाम को हम समावेशी बनाएंगे और डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने का उन्होंने निर्णय घोषित किया। हमने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणा बनकर रह जाती थी, मगर ये तो भाजपा सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की और आज 250 एकड़ में आसाम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। डिब्रूगढ़ वालों, आज पूरे भारत में मेरे डिब्रूगढ़ के वासी राजधानी आसाम के वासी माने जाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है, लेकिन इस पूरे माहौल पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने सख्त और संवेदनशील रुख अपनाया है। संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा झटका है और ऐसे समय में उनके नाम पर राजनीति करना पूरी तरह गलत और अमानवीय है। त्यांच्या चाहत्यांमध्ये कार्यकर्त्यांमध्ये ज्या भावना व्यक्त होतात, आपण काय त्याबद्दल? अजिबात नाही। बघा, अजितदादांनी कालच अग्नी दिलेला आहे। अजितदादांचं जाणं या धक्क्यात सावरलेला नाही। हे जर कोणी त्यांच्या नावानं राजकारण करत असेल तर ते सर्वस्वी चुकीचं आहे। एकतर त्यांचा कुटुंबावरचा आघात मोठा आहे। त्यांचे जे तळागाळाचे कार्यकर्ते सोडून द्या, ते मंत्री बेंत्री वगैरे ते त्यासाठी झालेले असतात, बरं का। तळागाळाचा कार्यकर्ता तो आहे, सामान्य माणूस आहे, ज्यांचा अजितदादांशी अनेक कारणाने संबंध आहे। त्यांना बसलेला धक्का हा महत्वाचा आहे। अशा वेळेला
राजकीय चर्चा करणं पुढले 15 दिवस, किमान 15-20 दिवस, हे सर्वस्वी अमानुष आहे. आणि हे सगळे विषय त्यांच्या पक्षांतर्गत आहे. आणि अशा पक्षांतर्गत विषयावरती या क्षणी आम्ही बोलणं हे योग्य नाही, किंवा त्यांच्या कुटुंबाच्या संदर्भात काही निर्णय असतील त्याच्यावरती आम्ही मत व्यक्त करणं हे योग्य नाही. कारण आपण पाहिलं असेल का, कुटुंब पूर्णपणे कोलमडून पडलेलं आपण पाहिलं असेल. त्या पवार कुटुंबातला प्रत्येक घटक, त्याच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आणि हुंदके होते. राजकारणाचा विचार करायला आता कोणाकडे वेळ आहे? स्थिरस्थावर झाल्याशिवाय सगळं कोणी बोलणार नाही या विषयावर. आणि तुम्ही असे प्रश्न विचारून त्या विषयाला पाटे फोडू नका. सुनेत्रा पवार यांनी नेतृत्व स्वीकारलं. आता मी काय बोललो? नाही, आता मी कोणत्या विषयावर बोललो? की या विषयावरती आता बोलणं ते अमानुष आहे. जर कुणी हा विषय काढला असेल तर ते माणुसकी शून्य लोक आहेत. मग त्यांच्या पक्षातले मंत्री असतील किंवा आमदार असतील. त्या बाईने आपला पती गमावलेला आहे, कुटुंबाने एक कर्ता पुरुष गमावलेला आहे, तिच्या डोळ्यामध्ये अजून अश्रूच्या धारा वाहत आहेत. अशा वेळेला तुम्ही कुणी नेतृत्व करावं ह्याच्यावरती आता पत्ते आणि डाव खेळत असाल तर ते अमानुष आहे. म्हणजे त्याच्यावरती मी बोलणार नाही आता. पण काल तुम्ही एक मागणी केली की जो अपघात झाला त्याची सखोल चौकशी करण्यात येईल. मी 2 मागण्या केल्या, त्या अराजकीय आहेत. यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यूजीसी कोई नई संस्था नहीं है, बल्कि ये कई सालों से शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है और सामान्य शिक्षा सभी लोगों का अधिकार है। मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग की चिंता करते हैं और ऐसे कदम 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। यूजीसी कोनो आज नहीं है, यूजीसी तो बहुत पूर्व से आ रही है और यूजीसी में जो उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चे, उसकी पूरी व्यवस्था पढ़ाई की चिंता की गई है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा था, समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो लोग है उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से विकास करना। तो यूजीसी के माध्यम से वैसे समाज के वंचित लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की पूरी प्रावधान की गई है और राइट टू एजुकेशन के तहत सबों को समान शिक्षा पाने के अधिकार है। उस कड़ी में उच्चतम न्यायालय ने जो पूर्व में निर्णय लिया और उच्चतम न्यायालय का जो फिर से निर्णय आया, मैं समझता हूं कि देश संविधान से चलती है और सुप्रीम कोर्ट भी न्याय संगत कार्रवाई जरूर करेगी। सरकारी कर्मी ही नहीं, किसी ही व्यक्ति को सोशल मीडिया पर अनर्गल पोस्ट करने का अधिकार नहीं है। यदि अनर्गल पोस्ट कोई करते हैं तो उस प्रकार का जो वातावरण क्रिएट होता है, निगेटिविटी क्रिएट होता है, उस समाज में अराजकता का स्थिति बनती है, समाज में भाईचारा का व्यवहार समाप्त होता है, समाज के अंदर जो कुव्यवस्था कहीं से पैदा हो जाता है और पोस्ट के उनके अनर्गल पोस्ट के कारण जो समाज जो है में तनाव का वातावरण बन जाता है। इस प्रकार का पोस्ट सरकारी कर्मी ही नहीं, कोई भी व्यक्ति यदि अनर्गल पोस्ट करते हैं तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा के आवास पर सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वो सीधे आम जनता की फरियादें सुनते हुए नजर आए। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने हर मामले को ध्यान से सुना, कुछ मामलों का मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं ताकि समस्याओं का त्वरित निवारण हो सके। इस कार्यक्रम में भूमि विवाद से जुड़े मामले सबसे ज्यादा सामने आए और फरियादियों ने इन मुद्दों पर उप मुख्यमंत्री से मदद की भी मांग की है।
बिहार में एनडीए की फिर से सरकार बनने के बाद लगातार जो है जनता दरबार की जा रही है। बता दें कि पहले जो है बीजेपी के तमाम मंत्रियों के साथ तो जो है बीजेपी कार्यालय में जनता दरबार किया जा रहा था। बिहार का जो डिप्टी सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम चाहे सम्राट चौधरी हो चाहे विजय कुमार सिन्हा, वो जो है अपने आवास पर जो है जनता दरबार लगा रहे हैं और जनताओं के जो फरियाद है वो सुन रहे हैं। बता दें कि भूमि सुधार राजस्व विभाग जो है विजय कुमार सिन्हा के पास है और भूमि सुधार राजस्व विभाग की समस्या जो है बिहार में एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, जिसमें देख रहे होंगे तमाम जो जिले से जो लोग हैं वो अपनी समस्या को लेकर डिप्टी सीएम के पास आए हुए हैं। डिप्टी सीएम खुद जो है तमाम लोगों को की जो बात है बात को सुन रहे हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि जो कहीं न कहीं तस्वीर जो है वो तस्वीर देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो डिप्टी सीएम है वो खुद जो है लोगों की समस्या सुन रहे हैं और लोगों की समस्या के खुद निदान कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक सकारात्मक तस्वीर है कि सरकार सभी चीज़ों पर जो है पहलू नज़र बनाई रखी हुई है कि कोई भी गड़बड़ी अगर पाया जाता है तो तुरंत उसका जो है निदान हो। तो ऐसे में तस्वीर को आप देखकर साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से पहले जो राजा महाराजा पहले के ज़माना होता था कि राजा महाराजा जो दरबार लगाते थे और लोगों की समस्या को सुनते थे, उसी तरीके से जो है विजय कुमार सिन्हा जो है लोगों की समस्या सुन रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। ऐसे में कहीं ना कहीं तस्वीर जो एक सकारात्मक तस्वीर है जिसमें बिहार के तमाम जिलों से जो लोग हैं वो लोग आए हुए अपनी समस्या को लेकर। खासकर जो भूमि सुधार राजस्व विभाग की समस्या एक बड़ी समस्या होती है, जिसके लिए बिहार में जो देखते होंगे आपराधिक घटनाएं भी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा भूमि विवाद के कारण होता है। लेकिन भूमि विवाद को सुधारने के लिए विजय कुमार सिन्हा की ओर से पहल किया गया है कि किसी भी प्रकार से भूमि से संबंधित जो है कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि ये जो समस्या को लेकर जो लोगों से समस्या सुन रहे हैं वो कितना निदान हो पाता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। केडीएमसी महापौर पद के लिए शिवसेना शिंदे गुट की हर्षाली थवील चौधरी और उप महापौर पद के लिए भाजपा के राहुल दामले ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर सांसद श्रीकांत शिंदे, मनसे नेता राजू पाटिल, विधायक राजेश मोरे, भाजपा नेता दीपेश महात्रे समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। सांसद श्रीकांत शिंदे ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे, मनसे नेता राजू पाटिल का आभार व्यक्त किया। कहा कि मनसे के समर्थन से महायुति की स्थिति को और मजबूती मिली है। पद के लिए मैंने जो फॉर्म भरा है उसके लिए महायुति सरकार का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जो महापौर पद के लिए फॉर्म भरा है उसके लिए हमारे सब ज्येष्ठ उप मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, खासदार साहब, आमदार साहब, इन सब के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मेरे ऊपर भरोसा रखा है उसके लिए मैं उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। महापौर बनने के बाद आपने कुछ निवेदन, आपने कुछ सोचा है उसके लिए? हाँ, बस मैंने इतना सोचा है कि जो अब ये बीच में जो 5 साल गए जो प्रोजेक्ट्स है जो रुके हुए वो फिर से स्टार्टअप करने के लिए मैं सोच रही हूँ। महापौर के लिए भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति के तरफ से हमने फॉर्म भरे। मुझे नहीं लगता है कि जो हमने जो फॉर्म भरे हमने कोई महापौर पद और उप महापौर पद किसी को मिलना है तो हमको मिला, ऐसा नहीं। हम लोग जिधर से चुन किया है हर एक नगर सेवक जो है वो उस बनने के लिए लायक है, मगर हमको संधि मिल गई, वो संधि का हम सोना करेंगे। मगर जो पिछले 5 साल लोक प्रतिनिधि नहीं होने के कारण जो कुछ प्रॉब्लम्स ये कल्याण डोंबिवली महापालिका में है वो प्रॉब्लम्स कैसे जल्दी से जल्दी दूर होंगे, इसके लिए पहले हम जो चुनाव होने के बाद पहले जो हमारा पहला काम होगा वो महापौर और उप महापौर का चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और मनसे की महायुति यहाँ पर स्थापित हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस महायुति के 2 उम्मीदवार महापौर पद के लिए हमारे हर्षाली चौधरी जी और उप महापौर पद के उम्मीदवार के लिए हमारे राहुल जी दामले, ये दोनों का चुनाव हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हो या उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब हो, इनके नेतृत्व में और उसी के साथ में राज ठाकरे जी के सपोर्ट से, मनसे के सपोर्ट से आज राजू पाटिल जी भी यहाँ पर है। तो ये दोनों उम्मीदवारों का नामांकन फॉर्म आज यहाँ पर भरा है और हमें पूरी उम्मीद है
कि ये दोनों उम्मीदवार जो है ये बिन विरोध यहाँ पर चुनकर आएंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।